जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत सारे बदलाव देखने को हमें मिल रहे हैं और ख़ास तौर पे जब केंद्र से ये आवाज़ आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर में जब कश्मीर में ये बात कर गए कि अब जो है चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा है और आगे जो है चुनाव होंगे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन निकाली और उस नोटिफिकेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर के जितनी भी पार्टियां हैं उनको सिंबल अलॉट करने के लिए जो है बाज़ाब्ता एक तारीख बता दी। हमारे साथ हैं नम्रता शर्मा जी, जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं अभी जम्मू कश्मीर में, और उसके अलावा मीडिया इंचार्ज लोकसभा भी रही हैं और उसके अलावा स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो नम्रता जी, आपका स्वागत है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आने वाले वक्त में असेंबली चुनाव होंगे और जिस तरीके का एक स्टेटमेंट आया है राहुल गांधी जी की तरफ से कि मिलजुल के चुनाव लड़ना है अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और ख़ासतौर पे लोकसभा में तो ये चीज़ दिखी नहीं, तो क्या लगता है कि असेंबली चुनावों में पीडीपी एनसी को आप मिला पाएंगे? देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमारी कोशिश है, क्योंकि हम एक सेकुलर सोच की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, हमारी ये कोशिश है कि कम्युनल फोर्सेस के साथ कैसे लड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल का, उसके खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि सब तमाम सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे होकर एक वन यूनिट बन के चुनाव में लड़ा जाए। देखिए, इंडिया अलायंस का बनना ही अपने आप में एक ये था कि इंडिया अलायंस जब यहाँ पे बना तो यही सोच के साथ बना कि हमने एक बहुत बड़ी कम्युनल फोर्स को हराना है। किस तरह से जो भाई भाई को लड़ाने का जिन्होंने काम किया और हमारी स्टेट को जिन्होंने तोड़ दिया, उसको एक प्रिंसली स्टेट को तोड़ा गया, किस तरह से उसका विभाजन किया गया, 2 यूटीज बना दी गई, एक स्टेट को पूरे भारत के नक्शे से खत्म कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। इस वक्त ये जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को किस तरह से हराया जाए कि वो और जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद ना कर सकें। तो जिस तरह से हमने इंडिया अलायंस में ये चुनाव लड़े, आगे भी मुझे लगता है, क्योंकि अगर हमें इन ताकतों से लड़ना है तो बहुत जरूरी है कि एकजुटता के साथ हम लड़ें। और जो लोगों को आज दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं, ताकि असेंबली यहाँ बहाल हो, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सितंबर से पहले चुनाव कराने हैं, अगर ये उसको मानेंगे तो सितंबर से पहले चुनाव होना बहुत लाजमी है। और मुझे लगता है कि उसमें हमें इकट्ठे फिर होकर इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए, और यही राहुल जी का मानना है। मुझे लगता है राहुल जी ने बहुत अच्छे से इस चीज पे आंकलन करने के बाद ही ये निर्णय लिया होगा। नहीं, लेकिन पीडीपी और एनसी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा में वो चीज़ें नहीं दिखी। इवन आप अगर लद्दाख की बात करें, वहाँ पे भी जो है इंडिया अलायंस से बाहर होके नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो हैं वो बाज़ाब्ता रिजाइन करते हैं अपनी पूरी पार्टी के लोगों के साथ, और जो है लोकसभा में बाज़ाब्ता जीत जाते हैं। देखिए, अलायंस के अंदर होता क्या है सर, हर एक, ये हम राजनीतिक पार्टीज हैं, हमारे राजनीतिक कुछ एस्पिरेशंस हैं, हमारे अपने अपने कोई कोर वर्कर्स हैं जिनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस है पार्टीज के से। और जब राजनीतिक पार्टी होती है उसको उन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जो भी निर्णय लिया गया, मुझे लगता है वो भी निर्णय बहुत सोच समझ के लिया गया था। मियां अल्ताफ जी का उस सीट से लड़ना और जीत के आना इतने भारी मतों के साथ, ही अपने आप में एक उन्होंने एक जीत और एक मेरे ख्याल हिस्ट्री लिखी है। इसी तरह से कुछ जगह पे कई बार निर्णय लिए जाते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ गलत रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम दोनों को साथ टेबल पे बिठा के एक टेबल पे ला सके और इस पे हम उनकी रजामंदी कर सकें, ताकि मिलके चुनाव लड़ा जाए। और एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच के खिलाफ वो अगर लड़ाई लड़नी है इन सब चीजों के खिलाफ, तो हमें मिलके चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। और यही मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का मानना है, और आगे देखते हैं क्या बनता है, बिकॉज इट्स टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज इलेक्शंस जब आएंगे उसमें किस तरह से उनसे बातचीत होगी, किन सीट्स पे बातचीत होगी, हमारा क्या रहेगा, उस पर तो बाद में बात होगी। बिकॉज जो कांग्रेस है उसके अपने वर्कर्स हर डिस्ट्रिक्ट। आपको नम्रता जी ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का एक मत था, एक वोट था राजौरी में जो कहीं ना कहीं आइसोलेट हुआ है? मैं किस तरीके से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि गुज्जर जो है बिल्कुल आइसोलेट होके मियां अल्ताफ के पास चला गया, और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी था जिनको कि एसटी पहली बार मिली है, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट होके जो है या तो अपनी पार्टी के पास गया हुआ है या पीडीपी के पास गया हुआ है। अपनी पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं गया, आप भी जानते हैं, जमानत जब्त हो गई। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी, उसने तो वहां कैंडिडेट्स ही खड़े नहीं किए, पहाड़ी दिया। देखिए,
कार्ड उन्होंने खेला बहुत अच्छे से था, उन्होंने पहाड़ी स्टेटस दिया लेकिन वहां चुनाव नहीं लड़ पाए। कहीं ना कहीं उन्होंने आंकलन किया, इंट्रोस्पेक्ट किया कि उनकी जो रोल है वहां कुछ भी नहीं रह गया। उनका अपना अध्यक्ष है वहां से, वो फिर भी वहां से कैंडिडेट नहीं दे पाए, तो अपने आप में एक हार उन्होंने इलेक्शन से पहले मान ली थी। इसी तरह से कश्मीर के अंदर आज भी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी का जाना, जहां से वो आज भी कैंडिडेट्स नहीं दे पाए, अपने आप एक छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये बताने की कि सब कुछ सामान्य है कश्मीर के अंदर। लेकिन आज परिस्थितियां देखिए आप, जिस तरह से जम्मू आज फिर से जलना शुरू हो गया है, आतंकवाद के हाथ चढ़ रहा है, पुंछ राजौरी आज जल रहा है, रोज कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही है। चिनाब के अंदर आप देखिए, डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर रोज आतंकवादियों द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा है, जिसके द्वारा हमारे सिविलियंस कितने मरे जा रहे हैं और कितने हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं रोज। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये अपने आप में दुखद है और चेतावनी है, और भारत सरकार को इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक दिन पहले एक डेलीगेशन ऑफ 40 पीपल कम्स फ्रॉम पाकिस्तान टू विजिट कश्मीर, और दूसरे दिन डोडा के अंदर ऐसा इंसिडेंट होना, तो कहीं ना कहीं ये क्या वही ISI तो नहीं थी जिस तरह से पठानकोट में निरीक्षण के लिए बुलाई गई थी। तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को इतने हल्के में ले रहे हैं, इन पे सवाल तो उठेगा। और ये वही भाजपा है, हमें याद रखना चाहिए सर, कि जो हर मुद्दे पे होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगती थी, आज जबकि इस तरह से जम्मू जल रहा है, आज होम मिनिस्टर को तो एथिकली और मॉरली ग्राउंड्स पे भी इस्तीफा देना चाहिए, जहां इनके सारे पीठ थपथपाने के जो इनके बड़े बड़े वादे हैं, दावे हैं, वो खोखले हो जाते हैं। लेकिन नम्रता जी, अगर वोटों का आंकलन करें, खासतौर पे लोकसभा की वोट्स के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जम्मू प्रांत हो, वो उधमपुर का प्रांत हो, जो ये 2 सीटें थी, यहाँ पे आपने जो है हार स्वीकार भी की और अच्छे खासे वोट जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिए। इतना कुछ एंटी इनकम नहीं, मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पहले सुने, मैं सवाल में ये पूछ रहा हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कैंपेन करनी चाहिए थी ग्राउंड पे, ना तो जम्मू में कैंपेन वैसी हुई और ना ही डोडा और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई, अदरवाइज ये रिजल्ट कुछ और दिखते। देखिए, अभी तक तो ये लोग कहते थे कि हमारे पास बूथ लेवल वर्कर्स ही नहीं है, कभी ये कहते थे कि हमारे बूथ पे लोग बैठे नहीं है, फिर भी लोगों ने पिछली बार जहां हमें 4.5 लाख वोटों से हार आया था, यहाँ हमारा जो फासला है वो सिर्फ 1 लाख वोटों का रह गया है। अगर 12 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं तो 10 लाख वोट कांग्रेस ने लिए हैं। और आप जिन जम्मू खित्ते की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां कांग्रेस ने ना ही खाली जीत दर्ज करवाई है, वहां उन असेंबली सेगमेंट्स में हमने 6-7 हजार की लीड ली है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां हमें अभी भी फोकस करने की जरूरत है। और अभी कल ही हमारी एक बैठक हुई है दिल्ली के अंदर, जिसमें हमने ये आंकलन किया और हमने ये लीडरशिप ने उसमें जरूर ये देखा होगा कि हमें और ज्यादा अच्छे से किस तरह से चुनाव में जाना चाहिए और किन मुद्दों को और तेजी से उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस वक्त आप एक डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ मोदी चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। वहां मोदी का चेहरा चुनाव लड़ रहा था, यहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। तो देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ जहां एक सरकारी मनी, मीडिया और कहीं ना कहीं मसल पावर का इस्तेमाल था, वहीं हमने लोगों के बीच जाके अपने मुद्दे रखे। हमने मुद्दे रखे, जो आज बेरोजगारी का मुद्दा था वो हमारे लिए इसमें काम किया, जो महिला सुरक्षा का मुद्दा था उसने काम किया। आप उसमें हमारे लिए बहुत सारा रोल प्ले किया। जो टैक्स टेररिज्म इन द्वारा फैलाया गया, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, मीटर के बिल इतने आने हो, तमाम मुद्दे हैं जिससे आज जम्मू जल रहा है। और इनकी तरफ देखने के लिए, सुनने के लिए सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद हैं। वहां जो लोग बैठे हैं वो जम्मू की पृष्ठभूमि से वाकिफ नहीं है, जम्मू के लोग नहीं है। जम्मू के लोगों को दूर दराज कहां कहां फेंक दिया गया। तो आज लोगों के अंदर एक रोष है, उसको हम कहीं ना कहीं हम समझती है, और कांग्रेस पार्टी हर उस तकलीफ और उस जो इंसान सह रहा है उसके साथ खड़ी है। मेरा सवाल ये था कि क्या ये सच बात है कि कांग्रेस ने उस तरीके से कैंपेनिंग नहीं की जिस तरीके से कैंपेनिंग करनी चाहिए थी जम्मू और उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसीज में? बहुत अच्छी कैंपेन रही अजहर। आपने देखा, लाल सिंह जी ने हेलीकॉप्टर लेके और जगह जगह तक पहुंचने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अगर कहीं कमी रही भी होगी उसको भी हम पूरा करेंगे असेंबली में। लेकिन हमारी जो इस वक्त हमने जिस तरह से कैंपेन चलाई, वो उसी कैंपेन का नतीजा है कि तमाम लीडरशिप दिल्ली से यहाँ बार बार आई। हमने तो किसी सीनियर लीडर को भी उस तरह से, यहाँ तो मोदी जी 2 दौरे कर गए, अमित शाह जी को दौरे करने पड़े,
दिल कश्मीर में जब इंजीनियर राशिद का चुनाव था, भूलना नहीं चाहिए कि क्या खिचड़ी पकाई वहां जाके कि वहां इंजीनियर राशिद को फटाफट खड़ा कर दिया गया और एक कैंडिडेट। आपका ये कहना इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी के तरफ से जो है उनको सपोर्ट मिला है? मेरा क्या नहीं कहना, वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक यूएपीए के तहत आपने एक इंसान को अंदर रखा है, हवाला ट्रांजैक्शन का उस पर आरोप लगाया है और आज वो 5 लाख के वोटों से हारता है। तो क्या ये सैद्धांतिक हार नहीं है बीजेपी की? अगर आप कहते हो कि एक सेंटीमेंट को हमने वहां खत्म कर दिया, तो क्या ये नैतिक हार नहीं है भाजपा की और मोदी जी की कि आज वो इंसान वहां से जीत जाता है जो जेल में बैठा है? तो हार तो दोनों तरफ से हुई है। एक तो आपने वहां से कैंडिडेट नहीं दिया, दूसरा इंजीनियर राशिद का वहां से जीतना, ये अपने आप में किस सेंटीमेंट की जीत हुई है ये मैं जानना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये बात भी तो माननी चाहिए कि 1987 के बाद की पहली बार कश्मीर में इतनी पोलिंग करवाना। आप इसको ये नहीं देखते कि एक लोगों का सेंटीमेंट था, रोष था जो अंदर से आज निकल के आया था सामने कि हमें वोट देना है ताकि भाजपा उखाड़ फेंकनी है, हमारा यहाँ से स्पेशल स्टेटस छीन लिया है, हमारे लोगों से हमारी जमीनों के हक छीन लिए हैं, हमारे लोगों से हमारी नौकरियों के हक छीन लिए। वोट तो डाले हैं ना, वोट डाले हैं फॉर अ चेंज और चेंज लाई है। तो ऐसा देखिए, आपको नहीं लगता है कि जो 1987 के नहीं लगता कि आज इंट्रोस्पेक्ट कर रही है बीजेपी की कि जम्मू कितने में से हम क्यों उठ कर गए, क्यों हम पीछे चले गए, क्यों इतनी सब कुछ होने के बाद भी हमारा सारा तंत्र, हमारी सारी जितनी एजेंसी थी हमारे हाथ में होने के बावजूद भी हम क्यों वो जीत दर्ज नहीं करवा पाए जो 4.5 लाख वोटों की थी? क्यों जितेंद्र सिंह जी को हर जगह जाके वहां पे लोगों ने काले झंडे दिखाए? क्यों लोगों ने पूछा कि आप कहां थे, आपने एक गांव गोद लिया था? आज देखिए, आज लोग जानते हैं कि जो करप्शन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब धंधा लोगे तो इसी तरह से आप भ्रष्टाचारी सरकार बढ़ेगी। और अटल सेतु जिसका उद्घाटन थोड़े दिनों पहले किया गया, उस पे दरार आ जाना, मंदिर जिस राम मंदिर को हम आराध्य मानते हैं, इतनी जल्दी थी कि चुनावों से पहले उसका शिलान्यास कर दिया जाए, उसकी छत टपकने लगी। राम जी को ठगने वाले राम जी ने तो उत्तर दिया, लेकिन आज जनता जान रही है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार की हर परिसीमा को पार किया है, आपने हर प्रकाष्ठा को पार किया है, भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त है। देखिए, आज वो वाली ना वो समा रहा है, आज एलओपी राहुल गांधी जी हैं, जिस तरह से आज नीट पे चर्चा करने की मांग की गई और जिस तरह से उसको खारिज किया गया। मुझे बताइए ना, 24 लाख बच्चा परेशान है इस नीट के पेपर के बाद, बहुत पढ़ना पड़ता है, 1 वर्ष की पूरी मेहनत लगती है, कुछ लोग ड्रॉप करते हैं, 2 वर्ष की मेहनत लगती है। 24 लाख बच्चा नहीं है, 24 लाख परिवार हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, उनकी माता पिता की तपस्या है, आपने उनके साथ खिलवाड़ कर दिया, पेपर लीक कर दिए। 70 पेपर लीक हुए हैं पिछले 7 वर्षों के अंदर। क्या जवाब है नरेंद्र मोदी के पास? क्यों आज भी एजुकेशन मिनिस्टर वहां से रिजाइन नहीं करता? रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, उन पे बात नहीं करते। कल हमने इन मुद्दों के ऊपर हमें कांग्रेस कहीं भी सड़कों पे दिखती नहीं है। ये जो आप प्रॉपर्टी टैक्स रुका ना, जिसको मेयर ऑफ जम्मू, फर्स्ट सिटीजन ऑफ जम्मू कहता था मैं लगने नहीं दूंगा, सुना लगने वाला है। देखिए, जो भी इतनी देरी भी हुई, ये उन्हीं रोष का नतीजा है जो सड़कों पे कांग्रेस उतरी और प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया और हर जन जन मानस तक पहुंचाया कि किस तरह से भाजपा जम्मू कश्मीर पे टैक्स को बढ़ाना चाहती है। सुविधाएं कुछ नहीं है। नम्रता जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखिए, मैं मानता हूं आपके पास मुद्दे इतने हैं कि अगर आप चाहें तो जम्मू शहर चलेगा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस के इतने वर्कर हैं, इतनी बड़ी टीम है, क्यों नहीं वो सड़कों को बंद करती है, क्यों नहीं वो आंदोलन को शुरू करती है? आपने आंदोलन नहीं देखे? हमने इसी ऑफिस के बाहर हर मुद्दे पे आंदोलन किए और एक बार नहीं अनेकों बार किए। इन्हीं की पुलिस ने हमें बाहर जाने से रोका। हमारे मुद्दे देखिए, आज इन्हीं हमने जो मुद्दे उठाए उसी के साथ जनता खड़ी हुई और जनता ने माना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अब इस पे एक अब अलग तरीके से बात करेंगे कि गुलाम नबी आजाद एक बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का रहा है जम्मू कश्मीर में। इसमें न तो आप नकार सकती हो न मैं नकार सकता हूं। और उनका इलाका जो चिनाब खित्ता है, जिसको कि अगर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखा जाए तो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता नहीं है कि पार्लियामेंट चुनाव जब हुए तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद का जो कद है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुलाम मोहम्मद सऊदी को उतने वोट नहीं मिले। तो आज कहीं ना कहीं वो आंकलन लगा रहे होंगे कि कांग्रेस से निकलना एक बहुत बड़ी गलती थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बड़ी है गुलाम नबी आज़ाद। देखिए, मैं क्या कहूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या आंकलन कर रहे होंगे, क्या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पार्टी बड़ी होती है। पार्टी बड़ी है एक इंसान से और ये उनको आज लोगों ने बता दिया। वो लीडर बने, कांग्रेस ने उन्हें लीडर बनाया,
उनका शुरुआती सफर जो यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ और यहाँ तक जो पहुंचा, कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है। कांग्रेस तब भी थी जब हम नहीं थे, कांग्रेस तब भी रहेगी जब हम नहीं हैं। आज नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी हर जगह स्लोगन देते थे कांग्रेस मुक्त भारत। आज वो कौन राहुल कहते थे, आज कहते हैं कैसे हैं राहुल या नमस्कार राहुल। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत पुरानी पार्टी है। किसी भी गांव में चले जाइए आपको यहाँ भी कांग्रेस का वर्कर मिलेगा। तो मुझे लगता है आंकलन करने का समय तो है, क्योंकि आज जो एक उनका रुतबा था, जो कद था, आज कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है लोगों ने उन्हें बता दिया कि वो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी शख्सियत से आपको पहचाना जाता था, वो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे थे। मुझे लगता है आंकलन करने का समय तो है। दूसरा, हमने ये भी सुना है, खबरें हैं, अब खबरों को जो है ना वो मोहर आप लगा सकते हैं। खबरें ये हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अप्रोच कर रहे हैं और कांग्रेस में वापस आने की सोच रहे हैं। क्या ये खबर सही है? देखिए, ये पहले भी जब जब डीपीएपी बनी, हमारे कुछ लोगों ने आज़ाद साहब को ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बहुत एक चंक ज्वाइन करके गया था उसी तेजी से वो वापस आया। कि जो बेसिकली उनके साथ लोग हैं वो बेसिकली कांग्रेसमैन थे। अब ना जाने क्या हुआ उस वक्त, क्या उनकी रही होंगी, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो मुझे लगता है ये पार्टी लीडरशिप में देखना, बातचीत चल रही है, इसमें शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि क्या है। ना नम्रता शर्मा से उन्होंने बातचीत की है, ना मैं इसमें खुलासा कर पाऊंगी। अगर बातचीत हो रही होगी तो दैट इज द हाईएस्ट फोरम वेयर दे मस्ट हैव बीन टॉकिंग। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है उनको भी समझ आ गई होगी कि कांग्रेस पार्टी। ऐसी भी खबरें आई कि उधमपुर वाली साइड में, जो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ है, वहां पे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लोगों ने जो है लाल सिंह जी को वोट डलवाए हैं और बाजाब्ता वो वेल इन्फॉर्म्ड थे, कम्युनिकेशन में थे बाजाब्ता लाल सिंह जी के, और शायद वो असेंबली का चुनाव जैसे नजदीक आएगा वो वापस कांग्रेस में वापसी करेंगे। क्या यह खबर सही है? देखिए, लाल सिंह जी से आप पूछेगा, वो बेहतर आपको बता पाएंगे इस बारे में। लेकिन जो अंदर से कांग्रेसी होता है ना, कांग्रेस एक ऐसी चीज है जो आपको एक अंदर से एक जज्बा देती है, एक अंदर आपके वो चीज रहती है। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन कांग्रेस के लिए जो प्रेम है, कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, जो उसका लोगों से जुड़ा है, जो कनेक्ट है, किस तरह से लोगों के मुद्दों को उठाना है, किस तरह से लोगों की परेशानी में परेशान होना है, वो इंसान का रहता है। तो दैट इज वो आपके अगर अंदर से है तो जरूर बातचीत हुई होगी, जरूर मदद की होगी। और मुझे लगता है कि ये पार्टी को तय करना है। बाकी अगर एज अ इंडिविजुअल यू विल आस्क मी, तो मुझे लगता है उनका स्वागत है जी। तो आगे चुनाव पंचायत के भी होने वाले हैं, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज के भी चुनाव होने वाले हैं। कैसा जोश है खास तौर पे आपके वर्कर्स में, और खास तौर पे क्या कांग्रेस, जिसको कि एक ज़माने में कहा जाता था कि पूरा का पूरा कांग्रेस का सफाया कर दिया गया है, कोई नहीं बचा है अब कांग्रेस में, क्या कांग्रेस रीऑर्गेनाइज हो चुकी है? और खास तौर पे आने वाले चीज पूछना चाहती हूँ आजाद साहब, कल मैं सुन रही एक ट्वीट देख रही थी उनका, वो इंजीनियर राशिद के लिए कह रहे थे कि उनको जेल से रिहा करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि 5 लाख वोटों से इंजीनियर राशिद जीतते हैं, वहां के लोगों ने उनको नुमाइंदा चुना है। मैं उसमें उनके जो मैंडेट दिया उस पर कुछ नहीं कहना चाहती, पर एक तरफ से वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक नेशनलिस्ट इंसान है और वो कहते हैं कि मैं उस नेशनलिस्ट स्पिरिट के साथ हूँ। इंजीनियर राशिद यूएपीए और हवाला कांड के तहत अंदर है, मतलब कि टेरर फंडिंग के तहत अंदर है। उनको सपोर्ट करना ऐसी ट्वीट करके और उनका खुलेआम समर्थन करना, कहीं ना कहीं इस पे भी उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि पीपल ऑफ जम्मू आर आल्सो वाचिंग। इफ यू थिंक योरसेल्फ एज अ लीडर ऑफ होल जम्मू एंड कश्मीर, it is not that constituency which is watching you. नम्रता जी, अगर Jammu and Kashmir who is watching him, and people of Jammu had equal respect for him when he was chief minister. So आज आपने खुद ही उस सेगमेंट के लिए आपने जो एक नैरेटिव दे दिया है कि आप किस सेंटीमेंट के साथ हैं, तो आपको खुद तय करना होगा which line you are towing. लेकिन आपको याद भी होना चाहिए, गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा का मेंबर बने थे तो कहीं ना कहीं उसमें इंजीनियर रशीद का हाथ था। तो जब जो चीज तब सामने नहीं थी अब सामने आ गई ना खुल के कि क्या था और क्या नहीं था। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छुपी रहती हैं, लेकिन अब जब सामने आके अब सबके सामने ऐसी चीजों का खुलासा कर रहे हैं, तो आज जो जम्मू से उनके साथी उनके साथ हैं उनको इसकी जवाबदेही बनती है कि इस पे वो क्या स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। तो एक ऐसा मतलब उन्होंने हमारी धार्मिक भावनाओं को भी कई बार ठेस पहुंचाई, जैसे उन्होंने बीफ पार्टी करी और इस तरह की तमाम चीजें हुई। स्पीकर तब भाजपा के थे और वो भी चुप रहे। इस पे तो भाजपा का भी स्पष्टीकरण बनता है, कैसे एनआईए ने उनको 1 घंटे के अंदर एनओसी दी। कहीं जो है उमर अब्दुल्ला का हारना उस सीट के ऊपर
आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी लोगों ने आर्टिकल्स लिखे कि कहीं ना कहीं वो सेगमेंट, जो सेगमेंट एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी सेगमेंट ने इनको वोट करके जिताया है। तो आने वाले वक्त में ऐसे सेगमेंट, इसमें तो आंकलन मीडिया को भी करना चाहिए कि अगर एक इंसान जीतता है तो क्या एक सेंटिमेंट नहीं जीतता? अगर आपकी एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी को लोग वोट कर रहे हैं तो आप उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक तरफ से जाते हैं कश्मीर और कहते हैं कि आज लोग बाहर निकले, लेकिन वो लोग वो हैं जिन्होंने इंजीनियर राशिद को वोट दिया है। लेकिन भारत के संविधान के ऊपर पहली बार मोहर तो लगा दी ना उन्होंने। अगर 50 से 60% वोट डला है तो आने वाले वक्त में असेंबली चुनाव जब होंगे वहां पे भी देखा जाएगा कितना वोट कहां पे पड़ेगा। लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा आपसे कि कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में चुनावों की तैयारी कर रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस बन के ही जो है यहाँ पे लड़ेगी, और जम्मू विभाग हो या कश्मीर विभाग हो, जितने भी आपके पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां जो कांग्रेस को दी? As a political worker to speak about it, party leadership is going to decide कि क्या होगा, प्री पोल अलायंस होगा, किन सीटों पे होगा, बिकॉज कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। हमारे कश्मीर के अंदर भी उतने ही वर्कर्स हैं और उनकी एस्पिरेशंस हैं कांग्रेस के साथ। कोई खित्ता ऐसा नहीं, कोई गांव देश का ऐसा नहीं जहां कांग्रेस की अपने लोग ना हो। सबसे पूछ के, और जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कैसे अलायंस होगा, क्या होगा, ये बातें सब उनके बाद कहने वाली हैं। इट्स टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बनेगा वो जम्मू कश्मीर के हित में होगा और जम्मू कश्मीर की बेहतरी और बहबूदी के लिए होगा। कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ बढ़ रही है पूरे देश के अंदर, स्टेट के अंदर भी, असेंबली सेगमेंट्स के अंदर जिस तरह से लोगों ने हमारे साथ दिया है, मैं आपके माध्यम से भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बाकी लोगों से भी कहना चाहती हूँ। अगर अपने बच्चों का भविष्य और बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर अपने लिए एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहते हैं, तो कांग्रेस एक लौती ऐसी जमात है जिसका आपको साथ देना होगा। क्योंकि आज भी जिन विषयों पर राहुल गांधी बोलते हैं वो देश और जम्मू के हित के विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को बदलाने की बात करती है, जो भ्रष्टाचार ना करने की बात करती थी, आज उनके भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा रोज सामने आ रहा है। जिस तरह से नीट के ऊपर, यूजीसी नेट के ऊपर पेपर कैंसिल हो जाना, यहाँ तक जैसी कंपनी को यहाँ का पूरा ठेका दे दिया जो ब्लैकलिस्टेड थी, किस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया, बेरोजगारी दर को 45 वर्षों में सबसे अधिक किया गया, महिला सुरक्षा के अंदर क्या आपकी सरकार आने के बाद ये सब कुछ सुधर जाएगा? देखिए, ऐसा होता तो नहीं था ना। हाँ। 7 सालों के अंदर 70 पेपर लीक की तो हिस्ट्री है। कभी हुआ था? पेपर लीक की खबरें कभी इक्का दुक्का आई होंगी तो आई होंगी, हर पेपर लीक हो जाएगा। नम्रता जी, मैं अब आखिर पे इसको खत्म, डिबेट को खत्म करें। पहले आपने इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर ही जो है उंगली उठाई थी। आपने कहा था ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं गफला कर देती है, ठीक है। इसी ईवीएम के जरिए राहुल गांधी जी भी दोनों सीटों से जीते। इसी ईवीएम के जरिए बाज़ाब्ता समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेके आई। इसी ईवीएम के जरिए आज आप ईवीएम पे नहीं प्रश्न उस तरह से, आप देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये वही ईवीएम है जिसके बटन दबाने पे बीजेपी के वोट निकले हैं और ये मीडिया में उठाया है। बात कह रहा हूं आप ये वही देखिए, ईवीएम से आप अभी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को आपने रोका है। अगर ये ईवीएम इसमें कोई मसला होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना जो 282 है पार कर लेती। इसका कोई तोड़ होता है अजहर। इस बार लोगों ने 4.5 लाख वोटों से जिताया है हमारे राहुल जी को। जिसको ये शहजादा कहते थे, उसने दिनों का शहजादा बन के 4.5 लाख। देखिए, जब आपकी वोट संख्या इतनी ज्यादा होगी तो ईवीएम भी कुछ नहीं कर पाएगा कुछ। लेकिन आप इस मैनिपुलेशन से भी इनकार नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में कांग्रेस अगर पावर में आती है तो विया ईवीएम, बलिया जैसे गांव में आपने देखा कि ईवीएम के ऊपर कांग्रेस की सिंबल के ऊपर ही टेप लगा दी गई और वो इलेक्शन कमीशन ने किया। अगर हम कहते हैं कि इनकी जो वोटिंग प्रक्रिया खराब है, तो मस्सी को आपने देखा था चंडीगढ़ के अंदर क्या किया वोट गिनते हुए। तो घोटाले तो ये करते आए हैं। क्या ईवीएम बदली जाएगी अगर कांग्रेस पावर में आए? देखिए, उन्होंने पहले कहा था कि हम इसके साथ वीवीपैट लगाएंगे जिससे काउंटिंग की जाएगी, क्योंकि बिल्कुल, और उसी के कारण मुझे लगता है जो बदहाली उतनी नहीं हो पाई और उसी तरह से और ज्यादा चीजें की जाएंगी। ये वही सरकार है, हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी आधार कार्ड का विरोध करती थी, कभी एफडीआई का विरोध करती थी। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते। मकसद सिर्फ मेरा चिल्लाना नहीं है, मेरा मकसद है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। तो तस्वीर बदलने के लिए हम लोग लड़ाई करते हैं और अपने मुद्दे उठाते हैं। एक हेल्दी विपक्ष की तरह हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, लेकिन इन लोगों
लोगों को सिर्फ वहां पे सियासत करनी है, और आज हमने देखा वही की गई। हमारे साथ है नम्रता शर्मा जी, जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पे घेरा जाएगा और घेरने के बाद उन्हीं मुद्दों को जो है लोगों के सामने लाया जाएगा और लोगों को ये बताया जाएगा कि चल क्या रहा है और क्या इन मुद्दों के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस या इंडिया अलायंस को सरकार बनाने का मौका देती है, या भारतीय जनता पार्टी कुछ और जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करके जो अपनी सरकार बनाती है। क्योंकि दावे तो दोनों कर रहे हैं, सरकार हम बनाएंगे, सरकार किसकी बनेगी, असेंबली चुनाव और क्या असेंबली चुनाव होंगे, आगे आप तक लाएंगे जरूर। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।